अभी तक का जो व्यवस्था है, जो अभी तक की व्यवस्था है उसमें जो स्कूल होते हैं या जो विद्यालय होते हैं वहां पे पेरेंट्स जो अभिभावक होते हैं उनकी से उनकी जो सुनवाई होती है वो बड़ी ना के बराबर होती है। लेकिन एक क्या ऐसा संभव है कि अभिभावक ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और उस सोसाइटी के माध्यम से अपने बच्चों के स्कूल चलाएं? तो इस मॉडल पे कुछ जगह काम हुआ है। पुणे में एक संस्था है आ, इनामदार करके, तो उन्होंने कुछ इस पर काम किया है। और एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, लेकिन वो सहकारिता को बढ़ाने के लिए बनाई गई। तो अभी सहकारिता के माध्यम से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कैसे बन सकती हैं, चल सकती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा आचार्य अंतरंग आनंद जी से कि इस विषय पे थोड़ा सा विचार रखें, और फिर इसके बाद सभी साथियों के हम लोग विचार देंगे। आचार्य अंतरंग आनंद जी, वही आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। आचार्य जी, आवाज आ रही है? जी जी। जी। धन्यवाद। दरअसल ये सहकारिता के साथ ये शिक्षा होनी चाहिए, ये एक विचार है। और यह विचार मतलब हमारी सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमने देखा, मतलब हम अपने जो हमारे गुरुकुल हैं, जो हमारे गुरुदेव के द्वारा जो मूवमेंट चला, तो उसमें हमने देखा कि बचपन से बच्चों को संगच्छध्वं संगदध्वं संगो मननसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वा कुति समानाय समानमस्तु मन यथा शुशासति। इस प्रार्थना से शुरू करते हैं बच्चे। अब इस प्रार्थना का अर्थ हम लोग आचार्य होने के नाते हम लोग समझते थे, लेकिन बच्चों से जब हम लोग पूछते थे तो बच्चे को एक्चुअली जो आचार्य लोग, जो टीचर्स उनको समझा दिए होते हैं, तो वो समझ लेते थे बच्चे भी। लेकिन जब गार्जियंस के साथ हम लोगों का एक्चुअली होता क्या था कि हर दिन कोशिश हम लोग करते थे डीटीडीसी करने का, डोर टू डोर कांटेक्ट। यानी हम लोग बच्चों के पिता अभिभावकों से मिलते थे। तो ये संगच्छत कैसे हो सकता है, इसके लिए हम लोग बात करते थे। तो संगच्छध्वम संगवदध्वम जो है, ये बच्चों के अंदर किस तरह से आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करते थे कि जो बच्चों का जो संस्कार है, जो शिक्षक के साथ जो संस्कार मिलेगा वो आपका कुछ समय के लिए आपकी आवाज थोड़ी चली लेकिन गई है, आवाज बढ़ाने के चेक करिए। लिए, आवाज चेक करिए, तो आवाज। हम माता पिता आवाज। ही गुरु हैं, पहले गुरु हैं। तो आचार्य बच्चे जी, जब आपकी आवाज थोड़ी चली गई है। तो हम लोग ने यह आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभियान चलाया हेलो। कि ये वो रियल गुरु नहीं है, आपकी वह भी आवाज है। नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वहाँ पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। कुछ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से वो आवाज नहीं आ रही है। अभी अन्य साथी को बुला लेते हैं, क्योंकि अब आए वो, शायद अब आवाज आएगी। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अंतरंग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आचार्य जी। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलो, ठीक है, मैं इस पे अन्य साथियों को बुलाता हूँ। जो
2023 के अमेंडमेंट हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के। और ये जो 25 का नीति आई है, तो इसमें ये स्कोप मिला है कि हम लोग इस तरह के इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और बना के काम कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है एजुकेशन का मार्केट। अगर हम मार्केट साइज की बात करेंगे तो आचार्य जी, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। देखिए, आप अपना कनेक्शन चेक करिए। आपकी आवाज जैसे आपका जो ब्लूटूथ है या वो है, वो उसमें कुछ दिक्कत है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। उसको फिर से रिकनेक्ट करिए। नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, हम इसको आ, श- आगे बढ़ते हैं। तो जो कोऑपरेटिव के माध्यम से स्कूल चलाने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या उसके एडवांटेज हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कोऑपरेटिव में जो है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, उसमें अगर हम अपने बाय लॉज में एजुकेशन को एक वन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव के नाम पे लैंड प्रोक्योर करते हैं, और साथ ही साथ जो भी उससे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे हमको जो भी आवश्यक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना है वो कर लेते हैं, जो भी एनओसी लेनी है वो ले लेते हैं, और बाकी वो जो भी प्रोविजन है वो करके हम इसको चला सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का ही रहेगा। और जो भी इनकम जनरेट होगी वो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन जो भी इनकम जनरेट होती है वो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल और कॉलेज खर्च होती है। जो स्कूल और कॉलेज बनता है उसके लिए आ, खर्च होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के और ये पूरा चीज हो सकता है। इसमें प्रोविजन वही रहेंगे। आ, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो इसके कंप्लाइंसेस को देखेगा, जितने भी इसके लीगल कंप्लाइंसेस हैं। और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो नियम है, वो सारे लागू होंगे, क्योंकि स्कूलों पे कई तरह के नियम लागू होते हैं। राइट टू एजुकेशन लागू होता है। फिर इसके बाद बिल्डिंग का भी उन्होंने कुछ पैमाना दिया होता है, वो भी लागू होता है। और बाकी चीजें लागू होती हैं, तो वो सारी लागू होंगी। तो अब इस तरह के इंडिया में जो है कुछ स्कूल और वो बनाए गए, जिन्हीं में से एक पुणे में है स्कूल, जिसका नाम कुछ लक्ष्मण राव करके है। ज्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है वहाँ पर। और ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको वो करती है, संचालित करती है। मैनेजमेंट जो है और जो नॉर्म्स हैं वो उन्होंने सीबीएसई और उसके उठाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो भी उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उन्होंने फॉलो करते हुए उसको किया हुआ है। तो इसमें फायदा ये होता है कि लैंड जो है कोई एक या कुछ लोग पूल करके कोऑपरेटिव के माध्यम से ले लेते हैं, और बाकी उसमें जितने भी हैं वो मेंबर बन के उसमें पैसा डाल देते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट के काम हो जाते हैं और वो एक स्कूल के तौर पे खड़ा हो जाता है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, क्योंकि वैसे क्या होता है, स्कूल बनते हैं अंडर सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट बनते हैं, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट दिखाना होता है। और उसके बाद उसको कुछ सीमित लोग कंट्रोल करते हैं। अगर सोसाइटी है तो भी उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, 5-10 लोग होते हैं। और ट्रस्ट है तो उसमें तो कुछ में तो एक ही दो होते हैं, दो ही तीन होते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन कोऑपरेटिव में जो है, कोऑपरेटिव में हम बहुत सारे लोगों को जोड़ करके उनको अपना सदस्य बना करके और ये कर सकते हैं। बस वो लोग जो जुड़ेंगे वो पैसे
बनाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसी पैसे को बढ़ाने के लिए और उसको वो करने के लिए वो करेंगे। शेयरों का ट्रांसफर हो सकता है, कोई शेयर किसी को कोई दे सकता है, बेच सकता है, ऐसा प्रोविजन होता है मेरी नॉलेज में। अब इसके बारे में कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन हाँ, ये इस तरह का प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और काम इसमें चलता है, लोग करते हैं। तो आचार्य जी, अब आपको आज आप बात कर सकते हैं। अंतरंग जी, अंतरंग जी, हेलो, अलका दीदी, अलका दीदी, बलदेव जी, भास्कर पाटिल जी, नमस्कार। ब्रिगेडियर साहब जी। हाँ हाँ। जी, आज का जो विषय है कोऑपरेटिव आधारित शिक्षण संस्थाएं, क्या इस पे कोई आप बात रखना चाहेंगे? हाँ हाँ, कोऑपरेटिव आधार पर शिक्षा संस्थान ठीक है, चलना चाहिए तो। और ये किस स्थानों में चले भी हुए हैं ये कोऑपरेटिव आधारित, तो जी, अच्छा है ये, इसका हम समर्थन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब, राजा राम जी। ब्रिगेडियर साहब, कुछ इसमें मैं और बातें जोड़ता हूँ। अभी जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे पूरे देश में एक ये ट्रेंड निकला कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्राइवेट स्कूल से फीस में रिलीफ मांगी कि भाई हमारे काम धंधे तो बंद हो गए, हम बच्चों की फीस कैसे दे पाएंगे। स्कूल भी बंद थे, ज्यादातर स्कूल तो प्राइवेट कंट्रोल्ड हैं, मतलब उसको कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट लोग। तो यहाँ पर ये ट्रेंड देखा गया, दिल्ली में भी देखा गया, यूपी में भी देखा गया, और देश के कई राज्यों में देखा गया कि लोगों ने धरने प्रदर्शन तक किए कि उनके स्कूल की फीस माफ की जाए, उनके बच्चों की स्कूल की फीस माफ की जाए, छूट मिले। उसमें मामले कोर्ट तक गए, लेकिन अंततोगत्वा कुछ हुआ नहीं। कुछ कुछ स्कूलों ने किया, लेकिन ज्यादातर स्कूल जो थे वो अड़े रहे और उन्होंने जो है वो पूरे पैसे वसूले और पेरेंट्स ने दिए। तो ये वो एक पक्ष था जहां पर ये बात निकल के आई कि जिन स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां पर उनका कितना से होता है, उनको कितना कंट्रोल होता है। अब वहां पे वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, लेकिन वहां की ना तो किसी डिसीजन मेकिंग में वो शामिल हैं, मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया में ना तो वो शामिल हैं, ना ही वो बाकी चीजों में शामिल हैं। तो वो एक तरह का शोषण वाला मॉडल बन गया है स्कूल। बड़े बड़े लालाओं ने स्कूल खोल रखे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों ने स्कूल खोल रखे हैं। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपनी चेन में सैकड़ों हजारों स्कूल जोड़ रखे हैं, और अब एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस का एक स्वरूप बन चुका है। जैसे दिल्ली में डीपीएस है, तो डीपीएस स्कूल जो है उसकी मुझे लगता है सैकड़ों ब्रांचेज हैं पूरे देश में। और डीपीएस स्कूल में बच्चों का दाखिला लेने के लिए लाइन लगती है, प्रेस्टीज इशू है कि हाँ हमारा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे वो जो कंट्रोल है वो एक कुछ चुने हुए लोग, कुछ लोगों के हाथ में है, और वही रिमोट कंट्रोल से सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, फी कंट्रोल करते हैं, कैरिकुलम कंट्रोल करते हैं, और सारे चीजें कंट्रोल करते हैं। अभी प्राइवेट चैन आ गई। अब प्राइवेट चैन का उदाहरण देते हैं, जैसे किडजी करके एक आया। किडजी जी ग्रुप ने चलाया था, और फिर इसमें कुछ बाहर की कंपनियां पैसा इन्फ्यूज करी, पैसा उन्होंने डाला बाहर की कंपनियों में। स्कूल में जो स्कूली एजुकेशन है इसमें एफडीआई अलाउ नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे चैनल बना लिए हैं और ऐसे तरीके निकाल लिए हैं कि जिससे कि अब वो पैसा उसमें आने लगा है। तो यहाँ पर जो विदेशी संस्थाएं हैं और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड हैं, कल जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होने लगा। और केकेआर एक इन्वेस्टमेंट बॉडी है, इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, एक ग्रुप है। वो उसने कुछ स्कूलों में, स्कूल चेन्स में पैसा इन्वेस्ट किया। तो कोऑपरेटिव जो है उसका जवाब हो सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो है वो विदेशीकरण हो गया, और उसका जवाब कोऑपरेटिव हो सकता है। कोऑपरेटिव के माध्यम से ऐसे स्कूल खोले जा सकते हैं जो कि किसी न किसी तरह से पेरेंट्स का भी उनमें जुड़ाव हो और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भी भागीदारी हो। तो अब चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं, और उन चीजों के माध्यम से हम एक नई शिक्षा व्यवस्था और एक नई शिक्षा प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं देश के हर एक कोने में। बस प्रयास लेने की और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा बायलॉज है उसमें भी ऑब्जेक्टिव में एजुकेशन को आ, डाला गया है। और एजुकेशन के अलावा जो मिसिंग पार्ट हैं, आप लोग पढ़िएगा, बायलॉज तो भेजे गए हैं सभी को। अगर उसमें कुछ और उसमें सुधार हो सकते हैं तो वो उसमें सुधार करके और इन सब विषयों को डाल दिया जाएगा, ताकि कल को जब हम प्राइमरी लेवल पे काम करेंगे, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव की स्ट्रक्चर है वो टू वे है। एक तो स्टेट, मल्टी स्टेट लेवल पे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट करेगी, और जो लोकल लेवल पे जो है वो प्राइमरी कोऑपरेटिव्स काम करेंगी। तो उसी में एक फॉर्मेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बना करके और वहां पर लोगों को जोड़ करके इस तरह की संस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं। अब इस पे आप लोग विचार रखें। और आचार्य जी, ब्रिगेडियर साहब, आचार्य जी ब्रिगेडियर मौजूद साहब। है, उनको आमंत्रित कीजिए जी ना। जी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैं जी यहीं जी हूँ अभी तो, चित्रकूट में ही। जी 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 तो ब्रिगेडियर साहब। कोशिश करता हूँ। मैं तो थोड़ा जी सा इसको और पॉजिटिव वे में लूंगा। जी हमें कोऑपरेटिव वे में हमें शिक्षा के साथ साथ हम तो एक और थोड़ा हायर लेवल पर डिस्कस करना चाहेंगे, आचार्य अंतरन जी भी हैं, कि हम क्यों ना एक प्राकृतिक विश्वविद्यालय बनाएं। जो हमारे टॉपिक रोज डिस्कस करते हैं ये तो प्राकृतिक की ही चीजें हैं, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है। जैविक खेती है, गाय है, एनिमल्स है, वनस्पति है। तो मैं जिक्र करूंगा कि हम एक पंचकुल आधारित, पंचकुल आप सब जानते ही हैं, तरुकुल, गुरुकुल, गोकुल, आरोग्य कुल, ऋषि कुल, एक प्राकृतिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए सहकारिता मॉडल कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके कुछ सुझाव देना चाहूंगा पहले तो, फिर आपके टॉपिक पे आता हूँ। सहकारी मॉडल का चयन करें। सहकारी मॉडल का चयन करने के लिए जिसमें विश्वविद्यालय संचालन और प्रबंधन और सहकारी समितियों द्वारा किया जाए, बड़ी सी समिति बना के। और विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या हो, विश्वविद्यालय का उद्देश्य निर्धारित करें, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, वातावरण और आध्यात्मिका के क्षेत्र में भी शिक्षा प्रदान करें। विषयों का चयन बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पर्यावरण और आध्यात्मिकता। अब फैसिलिटी और स्टाफ, विश्वविद्यालय के लिए फैसिलिटी का चयन करें, जैसे प्राकृतिक विज्ञान में, उसका वातावरण में, ये सब बहुत जरूरी है। कैंपस और संसाधन हमारा, क्योंकि ये प्राकृतिक विश्वविद्यालय है, इसमें जंगल ओपन अच्छा ज्यादा रहेगा, लेकिन विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए संसाधनों का चयन करें, क्या क्या हो सकता है, जैसे पुस्तकालय है, प्रयोगशालाएं हैं और अन्य चीजें। सहयोग और भागीदारी इसमें बहुत जरूरी होगी। अन्य विषय संस्थान और संगठन के साथ साथ भागीरथी करें और प्राकृतिक विज्ञान, वातावरण का आदि का ध्यान दें। फंडिंग एंड वित्तीय, इसमें ये आ जाता है कि आजकल बहुत से लोग
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब कॉलेज वगैरह खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम फंडिंग भी उसी तरीके से करें और विश्वविद्यालय के लिए फंडिंग वित्तीय योजना बनाकर सरकार से भी अनुदान ले, दान भी लें, और दूसरे अच्छे लोगों से शिक्षा में जो इन्वॉल्व है उन वो मिलके ऐसा ऐसा विश्वविद्यालय करे जिसमें गुरुकुल भी उसका पार्ट हो, प्रकृति भी उसका पार्ट हो, और मान्यता और अनुमोदन, विश्वविद्यालय को मान्यता अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम है, जैसे यूजीसी या अन्य नियामक एजेंसी से अनुमोदन करें। छात्रों का चयन इस विषय में ये अगर आगे चल के करता है तो बहुत ही बड़ा ये होगा, और छात्र भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ये सभी विषय आ जाते हैं, और इसमें आगे तो उन प्रैक्टिकली होगा। अध्यापन और अनुशासन, विश्वविद्यालय में अध्यापन और अनुशासन को बढ़ाया जाए, प्रकृति के, विज्ञान के, वातावरण के और आध्यात्मिकता भी जोड़ी जाए। ये कुछ विषय हैं जिसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। इसमें जीव विज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वनस्पति विज्ञान दूसरा होगा, भू विज्ञान तीसरा होगा, पर्यावरण विज्ञान, आध्यात्मिकता, आत्मा और परमात्मा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, वातावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यहाँ कुछ पाठ्यक्रम भी है। बीएससी प्राकृतिक विज्ञान, एमएससी प्राकृतिक विज्ञान, पीएचडी प्राकृतिक विज्ञान, डिप्लोमा प्राकृतिक विज्ञान, सर्टिफिकेट कोर्स और एमए आध्यात्मिकता में जोड़े। कुछ संभावित अनुसंधान क्षेत्र हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वातावरण संस्करण, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, विज्ञान, आध्यात्मिकता, मानसिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी के लिए बात करें। ये तो विषय हो गया आपका कि हम सहकारिता में शिक्षा पर जाएं, तो मेरा तो उसमें हायर होगा कि हम जरूर इसको विषय को उठाएं। और आजकल आप बताते भी हो कि सहकारिता में हम शिक्षा पे जा सकते हैं, और विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल सकते। कहीं भी प्राकृतिक विश्वविद्यालय नहीं है। झारखंड में हमारे अरुण जी प्रोफेसर का इसका जिक्र करते हैं, पर उसके सारे विषय लेने पड़ेंगे, एक दो नहीं। धन्यवाद। तो अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ हाँ अभिषेक जी नहीं है? हाँ, अब आप चलाइए, बात पूरी करिए अपनी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो अभिभावक हैं, तो अभिभावक के आर्थिक स्वावलंबन के लिए हम लोग काम करना शुरू किए गुरुकुलों के माध्यम से, और जिसको कि आज कुछ जगहों पे तो सफलता मिली। कोऑपरेटिव स्टोर हम लोग खोले, वहाँ पे जो जिसको उपभोक्ताओं की जो ज़रूरत है, उस उपभोक्ताओं की ज़रूरत के लिए वो स्कूल विद्यालय के अंदर ही कोऑपरेटिव स्टोर कहीं कहीं खुला। और जो अभी हमारे डॉक्टर राजाराम यादव जी बोल रहे थे, तो उस तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड गुरुकुल खुला, कहीं कहीं है, वो चल रहा है। तो जिसमें कि बच्चे कृषि में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको फिर वो जो गौशाला यानी डेयरी फार्म जो होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ ग्रामोद्योग वो बनाते भी हैं। तो इस तरह से और ऋषिकुल का जो भाग है कहीं कहीं पे, यानी कि जो आचार्य प्रशिक्षण जहाँ होती है उसके साथ में गुरुकुल रहता है, तो वहाँ पर आचार्य रहते हैं, सीखते हैं। तो उसमें इनको जो बगल जितने भी आसपास के जो उस गांव में जितने लोग रहते हैं अभिभावक के अलावा, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए वो कहीं कहीं कार्यक्रम किया गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से जोड़ना चाहूँगा कि इसको अगर कोऑपरेटिव के अंदर में अगर गुरुकुल चलाया जाए, तो जो एक समाज में जो जो न्यूनतम जरूरत की पूर्ति के लिए जो कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, मतलब एक जगह पे जो आर्थिक क्षमताएं हैं, जैसे कि जहाँ पे
मान लीजिए गांव है जहाँ किस तरह का वाटर कंजर्वेशन है, पानी किस तरह से है, वहाँ के ज़मीन कैसा है, वहाँ पर कृषि किस तरह से होती है, तो ये इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, और वहाँ पर क्या समस्या है। मान लीजिए कि पानी आता तो है लेकिन उसको हम लोग जल संरक्षण नहीं करते, या कम पानी है लेकिन बारिश होती है तो बारिश में उस पानी को हम रोक नहीं पाते। तो उस जगह पे हम लोग किस तरह से इसका संरक्षण कर सकें, उस पर भी कार्यक्रम हो। तो एक ये प्राकृतिक समस्या और संसाधन, उसके बाद दूसरा है कि जो, हाँ सॉरी, आर्थिक समस्या और संसाधन, फिर जो हमारी जो संस्कृति है वह सांस्कृतिक धरोहर जो है, और चौथा है हमारी उस जगह की भौगोलिक बनावट। इन सबों को देखते हुए वहाँ पर सहकारिता में वही जो लोग जुड़े, उन लोगों को जोड़ा जाए, जिसके लिए जो केंद्र का काम, न्यूक्लियस का काम गुरुकुल करेगा। तो इसीलिए गुरुकुल से ये सभी सहकारिता में के जो मेंबर्स हैं वह जुड़ जाएं, और गुरुकुल एक प्रशिक्षण केंद्र बने, सिर्फ बच्चों का ही नहीं, जो भी इस सहकारिता को चलाने के लिए अपनी योग्यता अनुसार कोई जो भी स्किल उनके पास है, बचपन से तो जो स्किल होगा बच्चों को सिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ जो स्किल जो भी जिनके हैं वह स्किल का वहाँ पर ट्रेनिंग हो और स्वावलंबन की ओर ले जाया जाए कोऑपरेटिव के माध्यम से। और कोऑपरेटिव में, सहकारिता में इसको जोड़कर गुरुकुल एक केंद्र बनकर, ये जो पंचकुल का जो बात कह रहे हैं कि वहाँ पर तरुकुल और गोकुल और आरोग्य कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, हमने देखा कि 11 12 13 साल की उम्र तक में बच्चे चिकित्सा सीख लेते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग चिकित्सा। बच्चे योग में तो निपुण बहुत छोटी उम्र से होने लगते हैं, और उसके बाद वो चिकित्सा सीख लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रकृति का जो नॉलेज है, यानी जो वनस्पति है, जो औषध है, कि जो महर्षि जीवा का महर्षि चरक कहते थे ना कि हर पौधा एक औषध है। तो इसीलिए उस औषध का जो जो विज्ञान है, जो बॉटनिकल साइंस है, उसको भी बचपन से बच्चे सीख लेते हैं। और इसको सीखने के साथ साथ वो प्रयोग बचपन जो बच्चे हैं वो उनके उस क्षेत्र के अभिभावकों के साथ जोड़ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से यह व्यवहारिक हो सकता है। और तीसरा है महत्वपूर्ण कि वह जो ग्रामोद्योग है, वह ग्रामोद्योग बचपन से बच्चे सीखते हैं, और जो अभिभावक हैं और जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होंगे वह सारे इसके प्रोडक्शन को समझेंगे। जैसे क्या वहाँ पर उत्पादन हो रहा है प्रकृति में, खेती में, कृषि में, उसके उत्पादन की प्रक्रियाकरण वहाँ पर हो सके, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद उस प्रक्रियाकरण का प्रशिक्षण बचपन से बच्चों को दिया जाए और स्वावलंबन की ओर बढ़ें। और आरोग्य कुल की और प्लस तरुकुल की, दोनों की एक साथ एक एजुकेशन और डेवलपमेंट और स्वावलंबन का काम हो। और उसी प्रकार ऋषिकुल और ये सब मिलाकर गुरुकुल बनना। तो इस तरह से सहकारिता में जगह जगह पे हम लोग को आज प्लानिंग लेना चाहिए। इसमें आज हम लोग एक एक डिसीजन लें, और अंत में आज के इस क्योंकि कोऑपरेटिव पर इतनी बात हो चुकी है, तो जितने हम लोगों ने ब्लॉक अडॉप्ट किया है उस ब्लॉक में कहाँ कहाँ पर हम लोग ये सहकारिता बना रहे हैं। और डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से ये निवेदन है कि इस सहकारिता के साथ हम लोग जो आज इसमें जहाँ जहाँ भी हम लोग सहकारिता बना रहे हैं, उस सहकारिता में जो ये सब बिंदुओं को हम लोगों ने प्रस्तुत किया, उसके आधार पर हम लोग उसमें गुरुकुल, उसमें एक न्यूक्लियस के रूप में, जो हमने बोला केंद्र के रूप में बन सके, ताकि उससे कनेक्टिविटी बचपन से बच्चों को जो ज्ञान है, शिक्षण है, वह पूरी तरह स्वावलंबन की ओर बनाए। और बच्चे जो हैं, जो बड़े होते होते यानी 16 साल से 20 साल तक में बच्चे इतने तैयार हो जाएं कि बच्चे पूर्ण रूपेण, मतलब उसको इंजीनियरिंग की और आयुर्वेदिक की, डॉक्टरी की
और यहाँ तक कि समाज डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की, सोशल साइंस की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सबका ज्ञान उनको हो। और ये जो आजकल जो जो हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन में जो ये जो एमबीए और ये इंजीनियरिंग की जो परंपरा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और वहीं से बच्चे 15-20 साल तक में ही बच्चे इतने स्वावलंबी और इतने निपुण हो जाएंगे कि वह सब कुछ कर सकेंगे, जिसमें कि जिसका रोल कोऑपरेटिव प्ले करेगा पूरी तरह, जिसका न्यूक्लियस गुरुकुल होगा। धन्यवाद। अभिषेक जी हैं क्या? सर मैं कुछ कहना चाह रहा था इस विषय। जी प्रभु। मेरा आज विषय काफी गंभीर चल रहा है, क्योंकि हमें स्वावलंबन पे काम करना है। और उसका एक मतलब ये था कि हम मेरे पास छोटा बेटा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है ये। अगर बुरा ना लगे तो मैं कंटिन्यू करूं अपनी बात को, या स्टॉप नो कर दूं? प्रॉब्लम, सुनाई दे रहा, आप बिल्कुल बोलिए। ये छोटा बच्चा है तो इसलिए मैं इसको स्टॉप भी नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। मैं ये चाह रहा था, चाहना का मतलब ये है कि हम लोग जैसे अभी हमारे साथ ठाकुर रजावत जी हैं, जो सुमेर सिंह जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें उन्होंने अपने फार्म हाउस पे इतना काम किया हुआ है कि बहुत बेहतरीन ऊर्जा का और बेहतरीन अ, विषय भी अच्छा है वहाँ का। अगर हम बात करें ऊर्जा की, और दूसरी बात हम जो चाह रहे हैं कि बच्चों से, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कि बच्चों को हम लोग, मैं ये सिखाता हूँ कि बच्चों को माता पिता की कहना क्यों मानना है। और दूसरी बात ये सिखाता हूँ, स्कूल क्यों विद्यालय में क्यों जाना है, स्कूल में क्यों जाना है। और मेरी ये जो क्लासेस होती हैं वो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक होती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा था। मैं ठीक है, हम लोग कर तो लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो संभव होना चाहिए ना कि बच्चों को समझाने के लिए हम लोग कुछ कोऑपरेटिव में कर रहे हैं, तो स्कूलिंग की या क्लासिंग की, या हम आपस में अपने विषयों को लेकिन लोगों तक पहुंचे। मेरे इतना ही मानना था कि हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद मैं अब आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सुरेश भाई, ये देखिए, जो लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है वही तो कोऑपरेटिव है ना। कोऑपरेटिव में जो यहाँ कोऑपरेटिव की बात हो रही है, वहाँ पर यही है नियम कि हम समाज का जो अगर हम केंद्र बना लेते हैं गुरुकुल को, और उस गुरुकुल को केंद्र बनाकर हम पंचकुल आधारित गुरुकुल होगा, जिसमें कि कृषि का कोऑपरेटिव बन जाए पहले, कि किसान जितने भी जो खेती करते हैं वह, देखिए पहले क्या होता था कि जो गुरु होते थे, वो राजगुरु जो होते थे, वह जो राजा होते थे, गुरुकुल जमाने की बात कर रहा हूँ, तो वह राजा के जितने भी मतलब वहाँ ज्ञान का काम होता था गुरुकुल से होता था, और गुरुकुल के जो गुरु होते थे वह राजा के साथ वह सलाहकार के रूप में उनकी मंडली होती थी। तब उस व्यवस्था को पूरी तरह एक मिलकर जो हम संगच्छुदम की बात कहे, वह संगच्छुदम की भावधारा जो ऋग्वेद का यह श्लोक है, वह भावधारा उसी समय से थी।
तो इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ी मूल्य छिपी है, वह है मोरालिटी, नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सहकारिता का आधार है। इसीलिए अगर नैतिकता और जैसे देखिएगा आज भी के आज आज के भी स्कूल होते हैं ना, उन्हीं स्कूलों में आप टीचर्स के साथ हम लोग बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। जो हमारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे हम लोग बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं जहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं जिन स्कूलों में। तो आप सोच लीजिए उस जमाने में जब पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन हुआ करता था, तो उस समय तो और ज्यादा रेस्पेक्ट होता था। तो इसीलिए अगर हम लोग इस गुरुकुल को केंद्र बनाकर और हम लोग कोऑपरेटिव अगर बनाते हैं, और खासकर के किसानों की कोऑपरेटिव, और किसानों की कोऑपरेटिव से ही उत्पादन का जो काम है वह भी गांव में ही हो, और उसकी पूरी ट्रेनिंग का काम वह हो। जैसे मान लीजिए कि हम तेलगानी की बात कर रहे हैं। तेलगानी अभी अगर आज का मॉडल है कि गांव से तिलहन चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर रूस की तेल की मिल रहती है, या गांव से कपास, हमने तो पूरी तरह विदर्भ में देखा है कि कपास अ, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। बगल में हमने सेवाग्राम में देखा नई तालीम की शिक्षा होती है, लेकिन कपास का जो किसान है उसी वर्धा में, और वहाँ से जितने भी आसपास में हैं, नागपुर, ये सब जगह पूरी तरह कपास कहीं और जाता है, और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान डिसाइड नहीं कर पाता। यह इसीलिए क्योंकि वहाँ सहकारिता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, और सहकारिता बनी ही नहीं, या जो थोड़ी बहुत बनी है वो चल नहीं रही है। तो इस पर थोड़ा काम किया जाए। सुभाष नालंगी जी चूंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यह काम सिर्फ सहकारिता का ना हो और इसमें गुरुकुल से जोड़ करके हो, तब ये मुझे लगता है हो जाएगा। तो और भी साथी इस पर अपने विचार बताइए कि सहकारिता के साथ मैं जो बोल रहा हूँ कि गुरुकुल को केंद्र बनाकर सहकारिता को बना करके किया जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेटवर्किंग कर सकेंगे। तीसरा जो सहकारिता होना चाहिए वह है उपभोक्ताओं का, जिस पर हम लोग पहले भी एक बार बात किए थे कि B2C है ना, जो हमारा C2C जो ये जो कोऑपरेटिव यहाँ है, आई मीन प्रोडक्शन वाले जो हैं उसको हम कंज्यूमर तक पहुंचा दें। इस पर बात हुई थी, तो इस पर हमने ही अभी प्रस्ताव रखा है कि गुरुकुल केंद्र बने, और उसके साथ मिलकर के अभिभावक तो कोऑपरेटिव के मेंबर बनी जाएं, और साथ साथ जितने किसान जुड़ सकते हैं वो जुड़े। और कोऑपरेटिव मतलब कि जमीन को हम लोग को नाम पे ट्रांसफर नहीं करने की आवश्यकता है। पेपर पे सिर्फ जमीन जिसका ओनरशिप वो रहेगा और उसको उसका शेयर मिलेगा, और मिल करके खेती हो। और जिसका कि जो जो हमने बोला ना, श्रद्धा गुरुकुल से है, इसीलिए गुरुकुल में जो निर्णय होगा एक तरह से ग्राम सभा की तरह, वो ग्राम सभा की तरह निर्णय सभी लोग स्वीकार करेंगे और वहां से वो संचालित होगा। जी, अपने अपने विचार पर भी लोग बताएं। काओलॉजी से जो हमारे साथी हैं, क्या शुभ नाम आपका, आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। कहना चाह सुमेर, रहा था आचार्य जी। हाँ सुरेश जी बोलिए। एक्चुअली क्या है कि हम जिस बात की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, या जिस विषय पे आप बात कर रहे थे, तो मेरा मानना ये था कि भाई हम पहले तो एक बार ऐसा तो हो कम से कम कि एक दूसरे को जान लें किसी तरीके से। और दूसरी बात क्या होती है कि अभी आपने कहा कि जैसे भी एक मिनट रुको प्लीज, सॉरी। मैं माफी चाहूंगा, मेरा बच्चा थोड़ा सा दिक्कत में है, तो मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ इस बात को। मैं जी कोई माफी बात नहीं चाहता है, हूँ इस बारे बाद में बोल दीजिएगा। में। जी
नहीं नहीं, मेरा बच्चा थोड़ा सा, मैं एक दिक्कत और है कि एक बेटा है मेरे पास जो, वो थोड़ी दिक्कत में हो जाता है, तो मुझे उसमें ड्रॉप करने पड़ रही है अभी। मैं माफी कोई चाहूंगा बात नहीं। अभी। जी बच्चे को जी। देखो पहले, बच्चे को ढूंढिए। क्या हो बेटू? जी सुमेर सिंह राजावत जी, फिर बाकी साथी। हमें तो हाँ इसमें कोई अनुभव नहीं है सब। जी प्रभु, क्या करें? कोई अनुभव नहीं है। नहीं, अनुभव की बात नहीं है, यहाँ विचार पूछा गया आपका कि यह जो केंद्र में गुरुकुल, जैसे पहले ग्राम सभा की बात होती है, ये ग्राम सभा में सहकारिता का बात किया गया है, लेकिन सहकारिता को जो के साथ गुरुकुल को जोड़ने के लिए हमने इसमें ये बात रखा, ये प्रस्ताव रखा कि अगर गुरुकुल को केंद्र रख करके, और जैसे हम लोग आज के स्कूलों के भी टीचर्स को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में जो गुरु हैं, जो कि आचार्य हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनके साथ मतलब वहाँ कोई ना कोई यह विचार हो कि यह चलाया जाए सहकारिता, और सहकारिता के एक दूसरे के साथ पूरक बने, सहकारिता गुरुकुल का और गुरुकुल सहकारिता का। गुरुकुल पूरक बनने के लिए गुरुकुल केंद्र के रूप में हो। इसमें आप लोग अपने अपने विचार बताइए। बलदेव राज जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुकुल का जो कंसेप्ट है नहीं, वो तो एक बड़ा विचित्र है, बहुत ही गुणकारी है। परंतु आजकल का जो युग है, भौतिक युग है, और केवल मात्र जीवन जो है वो केवल पैसा अर्जित करने के लिए सारा जीवन लगा रहे हैं लोग। गुरुकुल गुरुकुल में तो जीवन जीने की पद्धति मतलब बताई जाती है। और उसमें गुरुकुल में तो आत्म कल्याण, जग कल्याण, समाज कल्याण की बातें होती हैं। वो केवल मात्र शिक्षा, पैसा कमाने की शिक्षा नहीं है, वो केवल जीवन को चलाने की शिक्षा है, व्यवस्था को चलाने की शिक्षा है। वो बड़ी विचित्र और वैज्ञानिक पद्धति है वो। अगर वो पद्धति लागू हो जाती है तो देश का कल्याण हो जाएगा। परंतु वर्तमान में जो शिक्षा है वो केवल मात्र अर्थोपार्जन की शिक्षा है। तो इस शिक्षा से कन्वर्ट करने का बड़ा आवश्यक है। समाज को अगर सही दिशा में ले जाना है तो गुरुकुल प्रणाली जो है उसको स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर के समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, और विश्व का कल्याण भी उसमें निहित है। मेरा तो कहना यह है कि गुरुकुल प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, और उसके लिए जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। मैं थोड़ा सा बहुत। अपना डिफाइन कर दूं इस बारे में। हम्म। मैं माफी चाहूंगा, मैं बिना इजाजत के बोल रहा हूं अभी। नहीं, कोई और उसका इजाजत की जरूरत कारण नहीं यह है कि है। मैं थोड़ा सा उस समय बोल रहा था जो, तो मेरा बच्चा, और एक तो छोटा बेटा है, और एक बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटा थोड़ा कष्ट में रहता है, तो इसलिए मैंने को छोड़ना पड़ा था उस समय बोलना। गुरुकुल की बात जो आप लोग सब लोग कह रहे हैं, गुरुकुल और हमारा जिसको हम कोऑपरेटिव कह रहे हैं, ये एक बिल्कुल सामंजस्य की बात थी। कोऑपरेटिव भी यही है और गुरुकुल भी यही है, जहां तक मेरा मानना है। और रही बात गुरुकुल में, जिस विषयों में हम बात कर रहे हैं, गुरुकुल ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम लोग अपने आप परिवार को बचा सकते हैं और अपने संसार को बचा सकते हैं, या भारतीयता को बचा सकते हैं। अब बाकी आप लोगों को ज्यादा बेहतर जानकारी है, और आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मेरी बात को। धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया, आपने एकदम बिल्कुल कहा। अभी इसमें जो हमारे बलदेव राज जी कह रहे थे कि जो आज की व्यवस्था है, वह व्यवस्था सबको पता है कि आज की व्यवस्था ऐसी है कि यह भोगवादी व्यवस्था है, और जो शिक्षा भी है वो भोगवादी शिक्षा है। तो इसीलिए उसी की ओर जा रहे हैं सभी। तो हमें दो दो तरीके से चलना पड़ेगा। पहला है कि कोई भी देखिए, जब एक रेलगाड़ी में हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं, तो हम बिना प्लेटफॉर्म के तो दूसरी रेलगाड़ी में नहीं आ सकते। मान लीजिए हमें पता चला कि कोई दूसरी फास्ट ट्रेन आ रही है, तो उसमें हमको बैठना है, तो हम बीच रास्ते पे तो नहीं जा सकते, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए।
प्लेटफॉर्म का यहाँ अर्थ ये है कि हम अगर कोई व्यवस्था अभी चल रही है और वो व्यवस्था हमें पता है कि वो ठीक नहीं है, तो अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना भी चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए कि हमें पता रहना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। अब यहाँ चर्चा हो रही है व्यवस्था क्या है वह। दूसरी चीज है कि अभी की जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ हमें चलना होगा। तो उसी व्यवस्था में हमें प्रवेश करने के लिए जितने अभी जो एग्जिस्टिंग विद्यालय हैं उन विद्यालयों को हम लोगों को शहर में जो सहकारिता होगी वह शहर में सहकारिता में हम लोगों का कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स के माध्यम से जुड़ना जोड़ना होगा, जहां पर एक स्कूल में हमने शहरों में भी देखा है। गुरुकुल जो हमारे साथ हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जुड़े रहे हैं कि शहर में जो स्कूल चलते हैं गुरुकुल पद्धति पे उनके उनको नैतिक शिक्षा जो आध्यात्मिक शिक्षा है यानी जिसमें योग आयुर्वेद और वेद उपनिषद भगवत गीता या संस्कृत यह पढ़ाते हुए मॉडर्न एजुकेशन की पढ़ाई होती है, जिसमें कि मॉडर्न एजुकेशन सब कुछ पूर्ण होता है और उसके साथ साथ जो बाकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दिया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर लोगों को यह जोड़ना होगा कि लोग मान लीजिए जैसे कि हम गांव से जुड़े हुए हैं और गांव की जो जो प्रोडक्ट है एक शहर में आ रही है और उस शहर में जो सही उत्पाद मिलनी चाहिए जैसे जो प्राकृतिक उत्पाद है और जो हमारा ऑर्गेनिक चीजें हैं वह सब वहां पर उपलब्ध हो, तो गुरुकुल एक ऐसा जगह बन सकता है जहाँ कोऑपरेटिव स्टोर हो सकता है या गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ एक गुरुकुल जहाँ पर है उसके आसपास में अलग अलग थोड़े उसी शहर में और भी मान लीजिए दो चार स्टोर भी कोऑपरेटिव स्टोर बन सकता है जिसके मेंबर्स जो है कोऑपरेटिव में कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ये बात शहर की हुई। अब आइए गांव की हम बात करते हैं। तो गांव में आज ही की एग्जिस्टिंग विद्यालयों में हम लोगों को अभी ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ट्रेन बदलने की, तो ट्रेन में अभी जो स्थिति है उसी स्थिति से हम लोगों को दूसरे ट्रेन में अचानक से नहीं शिफ्ट करके उन्हीं को लेकर उसी ट्रेन में व्यवस्था कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ। तो यह आज की जो शिक्षा व्यवस्था है जो भी स्कूल गांव में है उनके साथ हम लोगों को खेती यानी जो पंचकुल का मॉडल बनाया जाए गांव में कम से कम एक मॉडल और सभी स्कूलों को उसकी ट्रेनिंग के लिए जोड़ा जाए जिसमें तरुकुल और गोकुल और आरोग्य कुल ऋषि कुल यह सब जोड़ा जाए। तो उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग विद्यालय एक्चुअली गुरुकुल का काम करने लगेंगे और उसको जोड़ने के लिए हम लोग गांव में तीनों कोऑपरेटिव बना सकते हैं यानी किसानों की कोऑपरेटिव कृषि कृषि सहकारिता कृषक सहकारिता फिर उसके बाद जो कृषक में ही जो उत्पादन करेंगे तो उस पे उत्पादक सहकारिता यानी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और फिर उसके बाद तीसरा जो सहकारिता है वह उपभोक्ता। तो उपभोक्ता तो मैंने बता दिया कि वो शहर वाले उपभोक्ता के साथ साथ गांव में भी जो भी हमको कोई बार्टर सिस्टम की जो व्यवस्था थी कि आदान प्रदान से तो किसी ने पैसे की यहाँ पर जरूरत नहीं भी पड़े तो एक मान लीजिए एक किसान उगाते हैं कोई अनाज उगाते हैं और दूसरे किसान वह उगाते हैं कोई तिलहन उगाते हैं। अब वह कन्वर्ट हो गया एक जगह पे और मान लीजिए अनाज से बन गया आटा दलिया और सूजी ये सब बना या हम लोग अगर मिलेट्स बनाते हैं तो उसके भी जितनी चीजें बनी यह सब बनी और सहकारिता में जो लोग जमा किए तो कंज्यूमर स्टोर में उसका ये होगा। अब यह सारा नैतिक मूल्यों से चले इसके लिए गुरुकुल से अगर जोड़ दिया जाए इसको तो गुरुकुल के जो शिक्षक होंगे उनके प्रति हमने कहा ना आज के स्कूलों में भी सम्मान होता है हमारे स्कूल के शिक्षकों के प्रति। तो उस यह जब सहकारिता से जोड़ दिया जाएगा तो इसमें उनका सम्मान होगा। यह चीज है। तो मैं आप लोगों का इसमें चाहता हूं कि आप लोग तो अपने अपने ओपिनियन बताइए। तो
सुरेश जी ने तो बताया। ये भास्कर पाटिल जी, आपका विचार बताएं, क्योंकि आप लोग सहकारिता में बहुत काम कर रहे हैं। हाँ आचार्य जी नमस्कार। हेलो। जी जी हाँ बोलिए। जी हाँ हाँ सभी को नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इसमें गुरुकुल जो है, हम तो ऐसा देख रहे हैं कि अभी आज के जमाने में गुरुकुल की ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब हम गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पे 18-20 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी अभी नशा करने को लग गए हैं। हालांकि परिस्थिति भी ऐसी है कि उनको काम नहीं है। वो काम न होने की वजह से वक्त तो उनको मिल जाता है। तो आज वो इधर अपने को आने वाले बच्चे जो है वो इधर ना के, इसके लिए हमको एक गुरुकुल वगैरह की ज्यादा जरूरत है। और जैसा आपको सुनाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। हाँ नहीं, वो मुझे कॉल आ गया था बीच में। नहीं नहीं, ठीक है। हेलो, मैं सुन नहीं पा रहा जरा। हाँ अभी हाँ आएगा। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ नहीं, हाँ आपको सुनाई दे आप। हाँ अभी अभी आएगा। आ, तो वो गुरुकुल की तो ज्यादा जरूरत है। और गुरुकुल से हम अपना अपने जो सोच है, सब आपने जो कहा, आचार्य जी ने जो कहा, सब ये जो प्राकृतिक वगैरह ब्रिगेडियर साहब ने भी जो कहा, सब बातें वो गुरुकुल के माध्यम से ये जो आने वाले बच्चे हैं उनके उनको हम सिखा सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं और अपनी अपना जीवन वो अच्छा व्यतीत करेंगे। ऐसा तो मुझे लगता है। और मैंने मेरे गांव में जाकर के हमारे जो स्कूल है, आपका और हमारा जो पहले सब्जेक्ट में मीटिंग में जो चर्चा हुई थी, उसके अनुसार मैंने वहाँ पे हमारे गांव में जगह भी है और हमारे संस्था के पास में थोड़ा पैसा भी है। तो मैंने वहाँ के जो चेयरमैन है उनसे भी बात की है फोन पे, और हेडमास्टर टीचर्स के साथ भी इस संदर्भ में बात की है। लेकिन उसको उनको हमने गुरुकुल के संदर्भ में नहीं बताया। ये जो आईटीआई का आपने बताया था कि आईटीआई का काम यानी 10वीं पास होने के बाद में वो 15-20 हजार तक कमा सकता है, अपने उद्योग को लग सकता है। और जिसको ज्यादा पढ़ाई करने की होगी वो तो जाएगी, जो होशियार बच्चे ज्यादा होंगे वो। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अपना काम शुरू कर सकेंगे, ऐसा मैंने उनके साथ में पहल तो की है। और अभी मैं और वहाँ पे जाने वाला हूँ। और जब हम बच्चों के पिताजी को हम बुलाएंगे वहाँ पे, तो मैं उनसे आपकी ये जो बातें हैं, अपनी हमारी जो बातें हो रही है, ये भी उनके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहने का है। और सहकारिता से बहुत अच्छा, बहुत बहुत काम अच्छा। है, लेकिन स्कूल हमारे यहाँ इधर सहकारिता के माध्यम से ही स्कूल है, ट्रस्ट के माध्यम से भी स्कूल्स है। और वहाँ पे बहुत सारा ये राजकारण वगैरह चलता है, लेकिन उनको ठीक करना पड़ेगा हम सबको मिलके ही। यानी मैं अभी जो जैसा मैं हमारे गांव में जाके ये बातें बोलने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ, तो वैसा अगर हम सब लोगों ने अपने अपने एरिया में हम गए और उनको हमने बताया, तो एक शुरुआत हो सकती है इसकी। उनको तो उसको तो बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छा। दरअसल मेरा जो प्रश्न था ना, ये जो डॉक्टर राजाराम यादव जी भी कह रहे थे कि पंचकुल से जोड़ते हुए हम लोग कोऑपरेटिव बनाएं। और मतलब देखिए, गुरुकुल में हम लोग जो पहला दो पार्ट है, यानी गुरुकुल के लिए जो पंचकुल आधारित गुरुकुल है, उसमें जो गोकुल और सॉरी, तरुकुल और गोकुल, तरुकुल मतलब एग्रीकल्चर, और गोकुल यानी गौशाला, ठीक है, और आरोग्य कुल। तो इसमें अगर इसकी कोऑपरेटिव बन जाए
यानी तरुकुल की जो फार्मर्स कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, यानी वो भी हो, और उसके साथ साथ गौशाला की भी कोऑपरेटिव बन जाए। जो ऑलरेडी देखिए आजकल जो अमूल मिल्क है वो किस तरह से चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वाइड है आज, उसका मिल्क सब जगह जा रहा है। और इस तरह से दूध उत्पादक के जितने भी कोऑपरेटिव चल रहे हैं उसको हम गुरुकुल से कैसे जोड़ेंगे। तो यही प्रश्न था कि यह जो भी हो सकता है, जितने भी कोऑपरेटिव बन सकते हैं, उस कोऑपरेटिव का केंद्र गुरुकुल के माध्यम से हो, वह कैसे चलाया जाए। तो उसमें क्या एक दो पार्ट है। एक पार्ट तो आपने बोला कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है, जो आईटीआई की बात है, हम तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र भी हो, जो आज हमने देखा कि वहाँ मैं अकोला में रहता था और वहाँ उसके आसपास में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती थी, और वहीं पर एग्रीकल्चर कॉलेज है और सारा रिसर्च हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन किसानों के आत्महत्या को नहीं समझ पा रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कोई गुरुकुल पद्धति पे है ही नहीं वो शिक्षा। तो अगर बचपन से बच्चों को यह हो जाएगा कि कृषि क्या है और कृषि में कंप्लीट स्वावलंबन कैसे होगा, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो आया, और सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में हुआ, बीटी कॉटन, बीटी, फिर उसके बाद बीटी ब्रिंजल और बीटी टोमेटो और बाकी सब चीज हो गए, तो यह इसका प्रभाव आज तक है। तो इसको कैसे गुरुकुल से जोड़ करके सहकारिता में मिलकर काम करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भास्कर जी, आप इसमें कुछ और बोलना चाहेंगे? या नहीं, हम अभी आगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो आप इससे सहमत हैं, यह संभव है ना? हाँ, संभव है। ठीक है। अभी सुरेश जी ने हाथ दोबारा उठाया शायद। मैंने पहले गोपाल प्रसाद जी को सुन लेते हैं। जी गोपाल भाई। जी, सबों को प्रणाम। अ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से अभिषेक जी की और आचार्य अंतरंग आनंद जी की और डॉक्टर राजा राम यादव जी की, और उसके बाद इधर सिसोदिया जी की और हमारे भास्कर पाटिल जी का मैं विशेष रूप से सुना हूँ। तो मुझे लगता है कि अब इसका एक वेबसाइट ऐसा बनना चाहिए जिसपे जैसा आप कह रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, और उसमें जो है फिर बायलॉज, उसके बाद रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसमें कि आपके अनुसार से पंचकुल पद्धति और स्किल डेवलपमेंट, स्वाभिमान, स्वदेशी, स्वावलंबन, इन सारे चीजों का समावेश हो जाए, समावेशी हमारी शिक्षा हो, पुरातन कालीन हमारी गुरुकुल व्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर के जो चीज उपेक्षित है उन चीजों को नए फॉर्मेट में लाना राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। जो वर्तमान जो पद्धति चल रही है उसके पैरेलल में जब एक मजबूत व्यवस्था बनेगी तब लोग विकल्प के दृष्टिकोण से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके प्रति विश्वसनीयता हमारी बढ़ेगी। तो मैं, यही मेरा आग्रह है कि अभी भी केवल बातें तो सुन लिए, लेकिन लिखित वे में अगर वो एक साथ उपलब्ध हो तो कोई भी आदमी आराम से उसको देख सकता है, समझ सकता है, और उसके बाद तब जो सुझाव होगा तो मैं समझता हूँ कि जो छूटा बड़ा होगा उसकी एडिटिंग आसानी से हो जाएगी। तो एक रॉफ जो टेंटेटिव टाइप का जो स्ट्रक्चरल है बायलॉज भी, और स्ट्रक्चरल फॉर्मेट की वो संचालित कैसे होगी, इन सबों का समावेश कैसे होगा। और दूसरा चीज है कि विशेष रूप से तीन चार व्यक्तियों का तो मैं नाम लूंगा। हम्म, जैसे सुभाष नालंगी जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, आचार्य अंतरंग आनंद जी हो गए, और राजा राम यादव जी हो गए। मेरी जानकारी में ये चार
जो प्रमुख आदमी हैं इनको सर्वाधिक अनुभव है, तो इन सारे अनुभवों के आधार को समायोजित करते हुए एक इसका फॉर्मेटिंग जो आ जाएगा, तब लोगों को ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी, और तब जो उसी में सुझाव भी आमंत्रित करने का एक फॉर्मेट हो, जिसमें हर आदमी उसको पूरा डाउनलोड करके चाहे तो अपना चीज वो निकाल लेगा, और उस पे जो है सजेशन बॉक्स में, सजेशन के फॉर्मेट में आपको लिख भी देगा कि हाँ इसमें ये हम चाहते हैं, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है। तब उसका फाइनल शेप तैयार हो, और फिर एक तरफ ये तैयारी हो, और दूसरी तरफ अभी तक जितने लोग जुड़ पाए हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से, हम लोगों के कंसेप्ट से जुड़े हुए, तो इसमें क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बॉडी का, इसमें कृषि आधारित शिक्षा व्यवस्था, कृषि आधारित मॉडल पे, सहकारिता पे, गुरुकुल पे, तो इन सारे विषयों पे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग डाटाबेस बने, और उन सभी डाटाबेस के आधार पे उन सबों को एक साथ आमंत्रित किया जाए, और मेरे विचार से 2-3 दिन का सत्र हो, तो एक दिन उसमें गुरुकुल पे चर्चा हो, एक उसमें मतलब जो पंचकुल आपने कहा, पंचकुल का 5 सेशन हो, और उस पांचों सेशन में हर चीज क्लियरिफाई हो, और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं अभी तक, तो उन सबों को एक साथ आमंत्रित किया जाए। अब उसमें से जितने आमंत्रित तो किया ही जाए, अब उसमें से जितने मैक्सिमम लोग भाग लें, तब हम समझते हैं कि बहुत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा बस यही आग्रह है, जहां तक मुझे समझ में आया है, जहां तक मुझे लगता है, और ये जो 4-5 लोग हैं बहुत प्रभावी भूमिका अदा करेंगे, और ऐसा मुझे विश्वास है कि हम एक वैकल्पिक और मजबूत व्यवस्था, समाज की जिसको आवश्यकता है, समावेशी व्यवस्था, समग्र व्यवस्था, वो हम ला पाएंगे। और इसमें मेरे विचार से जितने भी इस विचारधारा से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे वो उस विषय पर धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हो, उन सबों को जोड़ने की भी एक व्यवस्था हो, उन सबों को भी एडवाइजरी बोर्ड में लिए जाने का ये हो कि समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन मिलता रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको समावेश कर दिया, सबका। ये बहुत सुंदर काम होता है। पिछली बार भी जब चर्चा हो रही थी तो एक्चुअली इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी एक निवेदन किया है कि जो लोग भी, जितने भी विचार हैं आपके, उसको 4 लाइन ही सही लेकिन लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दें। इसको फिर कंपाइल करेंगे, और इसको कंपाइल करने के लिए जो जिन लोगों का भी जो ड्राफ्टिंग में हेल्प करना चाहेंगे, कृपया आप भी अपना नाम दे दें यहाँ पे, नाम नंबर की। जो ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग करके हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट बना करके इसको जो अभी जो हम लोगों का कारण चल रहा है कोऑपरेटिव का, उसके साथ जोड़ करके गुरुकुल को हम लोग स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बना लें। यानी कि एक जगह भी अगर मॉडल बने तो वह दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, यानी हर ब्लॉक पे यह रेप्लिकेट हो जाए। और उसके लिए एक जगह पे ही मान लीजिए प्रशिक्षण केंद्र बन गया, तो बाकी जगहों पे हमें किस तरह का करिकुलम यानी शिक्षा का करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, फिर कौन सी कार्यक्रम होगी, फिर उसका शिक्षक का जो ट्रेनिंग होगा, वह सब उसी एक स्टैंडर्ड से हो जाएगा। और उसका जो सपोर्ट पूरा सिस्टम होगा वह कोऑपरेटिव का होगा। इसीलिए आप लोग, जो लोगों ने भी आज विचार रखा, वो लोग भी आज अपने विचार हमें व्हाट्सएप नंबर हमने डाला है उस पर डाल दीजिए। और गोपाल प्रसाद जी, आपसे भी निवेदन है, और बाकी जो भी साथी जो मदद कर सकते हैं इसके प्रोजेक्ट की ड्राफ्टिंग के लिए, इसके करिकुलम की ड्राफ्टिंग के लिए, सिलेबस की ड्राफ्टिंग के लिए, कि गुरुकुल और सहकारिता किस तरह से एक दूसरे के पूरक बन करके चल सकते हैं। और डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, अभिषेक जी तो हैं ही सब जगह। और
इसके अलावा जो आज शायद उप्रेती जी आए नहीं है, पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया था, तो उप्रेती जी और बाकी सभी साथी जो कोई भी अभी अपना विचार रखना चाहते हैं 5 मिनट में, अपने क्या और आइडिया हो सकता है वह दे दें, या अपना नंबर दे दें प्लीज, ताकि ये कमेटी बनाया जा सके। जी ये जो आचार्य जी आपका जो विचार ये है, या जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, अब इसी विचार को जमीन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो सुझाव ये है कि एक प्रांत में एक गुरुकुल अगर शुरू करें हम, और उस गुरुकुल की जो मतलब प्रोडक्ट होगा, जो लोग बच्चे निकलेंगे, वो समाज में एक अद्भुत परिवर्तन करने वाले होंगे। उसे सारे प्रांतों में जहाँ जहाँ हम खोलेंगे, एक प्रांत में एक खोलेंगे, तो उसका प्रभाव जो है वो हर जगह जाएगा। तो इसलिए मेरा तो विचार ये है कि हर प्रांत में एक एक इसमें शुरू कर दिया जाए, और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है वो मतलब बताई जाए। उसी व्यवस्था जहाँ वो उपलब्ध हो जाएगी उसको हम शुरू कर देंगे उसका। तो उससे एक अच्छा एक जाएगा, विचार भी जाएगा, संदेश भी जाएगा। वर्तमान में समाज जो है ना, वो अज्ञानता के अंधकार में जा रहा है, और उसका मुख्य कारण हमारे वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली वो है। इसलिए उस शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है, और गुरुकुलों की स्थापना करने की बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राठी जी ने जो कहा कि एक मॉडल बनाया जाए, इसी मॉडल की ही बात हो रही है कि मॉडल कैसे बनेगा, क्योंकि एक भी बन जाएगा तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा। मॉडल बनाने के लिए ही बात हो रही है कि जो जो विचार हैं जिससे कि ये जो चलाया कैसे जाएगा, उसकी स्टैंडर्ड सिलेबस करिकुलम, फिर इसको कोऑपरेटिव से जोड़ करके किस तरह से चलाना है, इसका जो भी जहाँ पे बन सकता है मॉडल, उसके लिए बात किया जाए। जैसे अभी आपको पता होगा, हमारे सुमेर सिंह राजावत जी के ही सहयोग से, रेफरेंस से, यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर रविकांत पाठक जी आए थे, जो कि बुंदेलखंड में गुरुकुल चला रहे हैं, और वो कृषि भी है, उनका गौशाला भी है, तो वो अपने आप में एक मॉडल है। तो यह उस मॉडल को हम लोग वह अभी स्वीडन में है, क्योंकि स्वीडन में वो गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, तो साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने नौकरी छोड़ करके, अमेरिका की जॉब छोड़ करके, और बुंदेलखंड में जा करके उन्होंने 100 एकड़ जमीन पे, बंजर जमीन पे, जहाँ पर कुछ भी ये नहीं था, पेड़ पौधा नहीं था, उसको उन्होंने हरियाली बनाया है। आप लोग हमीरपुर नाम डाल सकते हैं गूगल में, तो आपको मिल जाएगा। हमीरपुर, भारत उदय गुरुकुल के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज है, इसीलिए आप लोग के निवेदन है कि आपके जो जो विचार हैं आप लोग डालें। उसके बाद ये जो हमीरपुर वाला जो मॉडल है, भारत उदय गुरुकुल के नाम से आप लोग देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, और वहां चला जाए। उसी प्रकार जहां मॉडल बन सकता है वहां पर भी बनाया जाए, और इसको एक मॉडल को कम से कम हम लोग किया जाए, पूरा किया जाए, जिसमें सब कुछ है, मतलब पंचकुल की सारी चीजें वहां संभावित है। या एक मॉडल को सब लोग देखें, सब लोग वहाँ पर शिविर करें, शिविर करके प्रशिक्षण शुरू करें, और प्रशिक्षण के साथ साथ फिर उसका आगे का कार्यक्रम लें। जी, अब जी मैं कुछ थोड़ी सी और मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी सुरेश जी, आपने हाथ भी उठाया होता, बस समय जी समाप्त आप हो रहा है, एक दो बात हम लोग करेंगे। जी, बिल्कुल और छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे। भाई, फिर से मैं निवेदन आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं सभी साथियों से कह रहा हूं जितने लोग जुड़े हुए हैं। मेरा मानना जी इतना बोलिए। है कि भाई जो हम लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं या गुरुकुल की बात कर रहे हैं, मैं लगभग लगभग 3,000 स्कूलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं अभी। और रही दूसरी बात कि 3,000 स्कूलों के साथ में मैं ये लेक्चर देता था कि माँ बाप की कहना क्यों मानोगे, और स्कूल क्यों आना है। मैं इसकी चीज की बात कर रहा था। लेकिन अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा था कि माँ बाप का कहना बच्चे मानते ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले तो माँ बाप
अपने बच्चे का फोन ही नहीं चेक कर पाते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। और रही दूसरी बात कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। कि अगर हम व्यवस्थाएं करें, थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं भी करेंगे, तो हम छोटे छोटे गुरुकुल अपने अपने घरों में ही अगर स्थापित कर लें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए अभी क्या स्थिति है उस पर तो सबको पता है। मैं मतलब 30 वर्ष हो गए मेरे इस आंदोलन के इस साथ जुड़े हुए और समाज परिवर्तन के साथ में काम करते हुए, और हर जगह प्रॉब्लम सुनता आया। सॉल्यूशंस कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग मॉडल बनाए हैं। अभी जैसे राठी जी ने जो बात रखा प्रकृति के साथ जोड़े, तो ये प्रकृति के ही आधार पर ये जो पंचकुल है उसका अध्ययन करना चाहिए कि पंचकुल प्रकृति पर ही है। यानी सबसे पहला जो गुरुकुल पंचकुल का जो आधार है वह तरुकुल, यानी कि कृषि, फिर और कृषि आधारित ग्रामोद्योग, और फिर आपका गोकुल यानी गोकुल गौशाला, और उसका पंचगव्य का ग्रामोद्योग, और फिर उसके बाद हमारा आरोग्य कुल यानी योग आयुर्वेद का पूरा, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, इसका पूरा शिक्षण होना चाहिए। और उसके बाद ऋषिकुल, ऋषिकुल यहाँ पर है कि जिसके पास भी जो भी ज्ञान है और जो आचार्य हैं, जो भी वह आचार्य के रूप में उभर कर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पहुंचाया जाए। और फिर उसके बाद अंत में है हमारा यही है गुरुकुल, ये सबको मिलाकर। इसीलिए इसका काम जो हमने अभी उदाहरण दिया हमीरपुर का, बुंदेलखंड में, वह बुंदेलखंड में हमीरपुर को एक मॉडल के रूप में हम लोगों को खड़ा करने के लिए उस पर काम किया जाए। और बाकी साथी इसको ये करें। हमने निवेदन किया है कि आप लोग जो लोग भी सहयोग कर सकते हैं, आप लोग कृपया अपना नंबर यहाँ पर डाल दें चैट बॉक्स पे, और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया अपनी बात रख दें अंतिम। आचार्य मैं जी, एक मैं बात बोलना और भी चाह रहा कहना था। चाह रहा था। आचार्य जी, बोलिए। मैं डॉक्टर राजाराम बोलना चाह रहा था। आपने हाँ हाँ, मैं बहुत सुन अच्छी रहा हूँ। बात कही है। पंचकुला आधारित जो मैंने एक सजेशन दिया है, हम सहकारिता से, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह की बन रही है, हम सहकारिता से ये गुरुकुल में जो काम कर रहे हैं उसके एक यूनिवर्सिटी बनाएं, और उसके आप 100-200 गुरुकुल खोलिए। उसमें जो सिलेबस और जो क्या करेंगे हम, वो सेंट्रलाइज हो जाए। मैंने आपको एक ड्राफ्ट भेजा है। एक यूनिवर्सिटी खोलें हम, जिसका नाम प्राकृतिक यूनिवर्सिटी इसलिए रख सकते हैं कि जो गुरुकुल में आप चाह रहे हो, ये पांचों कुल के लेके और आध्यात्मिकता वगैरह के से लेके, वो उस यूनिवर्सिटी में वो सिलेबस होंगे। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्रकृति, सब कुछ होगा। तो हम एक सहकारिता से एक यूनिवर्सिटी बनाए, उसका सिलेबस बनाए, उसका ये बनाए। यूनिवर्सिटी बनाना आसान है, और इसके अंदर 100, 200, 500 गुरुकुल जुड़े हैं, और वो सब एक स्टैंडर्ड के हों। वो डिसाइड कर लिया जाए, जो आप कमेटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पहले हमें गुरुकुल की शिक्षा पर आधारित एक प्राकृतिक यूनिवर्सिटी बनाएं, वो आसान है, और उसमें एफिलिएटेड करें हम जितने भी गुरुकुल करना चाहें। ये जरूरी है। उसका सिलेबस भी मैंने आपको एक पूरा ड्राफ्ट भेजा है, आप उस पर विचार करिए। धन्यवाद। चलिए। जी, मैंने मैंने आपका ड्राफ्ट देख लिया। मैं यही कह रहा था कि अभी देखिए हमारे साथ एक अभी कर्नल रमेश भी हैं जो कि मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा, वो आने वाले थे। तो वो वो अपने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है कहीं, तो उनका मतलब यहाँ मतलब आर्मी के बाद और उस जगह पे काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये मॉडल की कमेटी की बात इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी जो बीज रखने की जो बात है, वह बीज तो एक मॉडल छोटे से एक गुरुकुल से शुरू होगा जो पंचकुल आधारित गुरुकुल होगा, यानी पंचकुल होगा पूरा, पांचों कुल, तो वह होगा। और उसी का मॉडल से हम लोगों को, कोऑपरेटिव के बिना गुरुकुल नहीं बन सकता, ये सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता। तो यह सब लोग जुड़ जाते हैं, सहकारिता हो जाती है, तो बड़ा एक एजुकेशन कैंपस बन जाता है, जिससे ये
स्टेबलिश हो जाएगा। जी सुरेश जी, आप कुछ और दोबारा बोलना चाह रहे हैं? और गोपाल जी, कंक्लूड करने के लिए आप लोग अपनी बात रखते हैं, फिर हम लोग इसको ऐसा कहना है जी जो जी गुरुकुल चल रहे हैं, जिनमें मैंने भी अ, कुछ देखे हैं, उन गुरुकुलों के विचार भी इसमें शामिल कर लिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा कुछ एक मिनट ठाकुर सुमेर, सुमेर सिंह जी कुछ कह रहे थे। एक मिनट सुमेर सिंह जी पूरा बोल लें। सुमेर सिंह जी फिर से हाँ, बोलिए। हमने ये कहा है कि जैसे आपकी रविकांत जी पाठक साहब से मीटिंग हुई थी, राजाराम जी साहब आपके अपने विचार बता रहे हैं, इसी तरह से और गुरुकुल भी काफी मात्रा में उनके सबके विचार अगर इंसर्ट कर दिए जाएं तो शायद कुछ कोर्स और ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे कहीं शास्त्र शिक्षा भी दी जा रही है, हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, सबके पास शास्त्र हैं, तो शास्त्र शिक्षा भी दी जाए। तो इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग गुरुकुलों के अलग अलग अनुभव हैं, उनको भी इंसर्ट कर लिया जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है। बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। यही यही तो हम चाह रहे हैं, उसी की तो कमेटी बनाना चाह रहे हैं। जो राजा राम यादव जी ने कहा ना यूनिवर्सिटी का बात, तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ही कमेटी चाहिए। और जी मैं यूनिवर्सिटी आप तक, अपना निवेदन कर दूं। हाँ बोलिए सुरेश जी, और आप अपना नंबर डाल दीजिएगा सुरेश जी। जी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। मेरा मानना इतना ही था कि हम लोगों ने ना, सुमेर सिंह जी जो बोल रहे हैं अभी, इन्होंने अपना एक मॉडल फार्म बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है जहां ऊर्जा के हम संचालित कर रहे हैं, जिसका विषय ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वहां का विषय सिर्फ इतना ही है कि लोकहित में हम क्या कर सकते हैं। ये सुमेर सिंह ने जी ने कर रखा है। और वहां की ऊर्जा जो है वो एक बेहतरीन ऊर्जा है जिसको हमारा कृषि विज्ञान भी मानता है। मेरा मानना इतना था कि अगर क्यों, मेरे पास 2,500 से 3,000 स्कूल हैं अभी भी, जिनको हम लोग अगर अपनी बात करेंगे तो हम उनको सिर्फ यही समझाना चाहते थे कि अपना जो विषय है सिर्फ इतना ही है ना, कि हम लोग माता पिता की इज्जत क्यों करें, विद्यालय में क्यों जाएं, या अपना काम क्यों स्वयं करें। इतना ही मेरा विषय था। और दूसरी बात ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि जो सुमेर सिंह जी का जो विषय था उसको सिर्फ दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं अभी आपको। सुमेर सिंह जी ने अपनी जगह जो डेवलप की हुई है वहां एक अलग ऊर्जा उत्पन्न हो रखी है, जहां उन्होंने 10 साल अपनी मेहनत के लगाए हैं। और जिस यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी वहां एक एग्जीक्यूटिव हो सकती है अगर हम करना चाहेंगे तो। अगर सभी साथी वहां मिलके मीटिंग भी करेंगे तो भी शायद सभी को समझ में आ सकती है। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। सुमेर सिंह जी का तो हमने प्रोजेक्ट देखा है जाकर, और हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें जो होता है कि वह काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बस एक टीम हो जाए और टीम बन जाए, जो अभी सुमेर सिंह जी ने भी बोला कि सब वो जितने भी गुरुकुल चलाने वाले जितने साथी हैं, उनका विचार लेकर के एक समन्वित विचार बनाया जाए और उस पर काम होगा। और मॉडल के लिए सुमेर सिंह जी का भी एक जगह जो है मॉडल है। बस वही है कि थोड़ी और भी जो जो चीजें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, उसके लिए भी फंड रेज करना होगा। इसीलिए तो सहकारिता की बात हो रही है कि सहकारिता होगा, और सहकारिता के साथ वो गुरुकुल जब जुड़ा रहेगा उस प्रोजेक्ट में, तो फंड्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी काओलॉजी से, हमारे काओलॉजी से कौन है प्रभु? आपने हाथ भी उठाया था, जरा अपना। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं यशवंत बोल रहा हूँ। आपका ये मॉडल बहुत ही सुंदर है कि गुरुकुल को केंद्र में रखते हुए सहकारिता के जितने भी प्रकल्प हैं हम पूर्ण कर सकते हैं। मेरा एक यही कहना है कि जैसे बच्चों का अभी जो आधुनिक शिक्षा है और पुरातन शिक्षा प्रणाली है, उसको दोनों का सामंजस्य तो बना नहीं है। इसके साथ साथ अभिभावकों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी बच्चों के डिसीजंस आज भी जो हिंदुस्तान में काफी अभिभावक ही लेते हैं।
कि आपको ये करना है वो करना है। अगर हम ये स्कूलों में प्रकल्प करवा दें छोटे छोटे, जैसे स्कूलों में भी कैंटीन्स होती है करती है, तो वहां पे भी बच्चों से ये गोबर गैस वगैरह बनवाना करना, तो उसके ये गैस सिलेंडर काम नहीं आए तो प्राकृतिक जैसे खाद वगैरह बनवा के वही पौधों वगैरह से खेती करवाना गाँवों वगैरह में। तो जो गृहिणियां होती हैं उनकी माए वगैरह, तो उनको भी जोड़ा जाए, गृहिणियों को भी बच्चों के साथ में। तो घरेलू मतलब एक घर का भी एक मतलब गृह उद्योग भी बन सकता है इस चीज से। तो वो सहकारिता में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकती है गृहिणियां। और बच्चों को भी वो उनका एक अनुसरण मिल जाएगा, वो गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी ध्यान पड़ेगा भी कि इसमें गो आधारित वगैरह में कितना क्या, कृषि आधारित में कितना क्या स्कोप है। क्योंकि काफी जनों को ये भी ध्यान नहीं रहता है, जो 1990 के बाद में जो हम जैसे निकले हुए हैं, तो काफी जनों को इन चीजों का ध्यान नहीं है कि उसमें कितना आर्थिक मतलब है चीज का। तो इसमें ये मैं कहना चाहूंगा अभिभावकों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। बहुत अच्छा। देखिए बहुत बढ़िया सुझाव है। जैसे सुरेश भाई यहाँ हैं जो कह रहे हैं 3,000 स्कूलों से जुड़े हुए हैं। तो यह अगर प्रोजेक्ट लिया जाता है जिसमें कि स्टैंडर्ड एक आइडिया, जो मैंने आपको बताया कि हम जिस गुरुकुल से काम कर रहे थे, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं gurukul.edu। तो मैं उसको यहाँ पर डाल भी देता हूँ। आप लोग हम हमारी करीब 3-4 हज़ार गुरुकुल पद्धति पर स्कूल चल रहे हैं, जिससे मैंने आचार्य प्रशिक्षण किया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो आज जो व्यवस्था है कि हम लोग काम ही वही करते थे कि बच्चों के पढ़ाने के बाद हम लोग शाम में डोर टू डोर कांटेक्ट अभिभावकों के साथ मिलना और उनके साथ चर्चा करना, उनके विचार को समझना, यह हमारा कार्यक्रम होता था। तो यह बहुत ही अच्छा सुझाव है प्रभु। और आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार को भी हमें व्हाट्सएप नंबर हमने दिया उस पर डालिएगा। और सुरेश जी का तो नंबर आ ही गया, सुरेश जी के साथ भी हम लोग मिल करके एक टीम में हम लोग काम करेंगे। और आपका ये आपने नाम क्या बताया कॉलोजी इंस्टीट्यूट से? आपका नाम मैं सुन नहीं पाया था। मैं यशवंत राज। यशवंत जी, आपसे निवेदन है कि आप भी अपना नंबर कृपया डाल दें यहाँ पे। और हाँ जी, हाँ जी। सब लोग साथ मिलकर यहाँ कैसे हम लोग काम, क्योंकि हमने बात ही शुरू किया संगच्छध्वम संगवदध्वम, क्योंकि हमारा गुरुकुल का आधार है। तो इसीलिए इसको ये हमने वेबसाइट डाला है gurukul.edu। और इसको आप लोग देखिएगा। यह gurukul.edu का जो आधार है वह सहकारिता ही है, जिसमें हम लोग अभिभावकों को जोड़ करके काम करने के लिए केंद्र बनाने पर काम करते हैं। तो ये इस तरह से है। आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। और भी कोई साथी अगर अंत में बोलना चाहते हैं तो अपनी बात प्लीज रख दें और इसको समाप्त करें फिर। अपना नंबर डाल दीजिएगा यशवंत जी। हाँ जी, मैंने डाल दिया है। जी जी देख, हाँ धन्यवाद। और ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी या अलका दीदी, अगर आप यहाँ सुन रहे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि गुरुकुल तो आप घर घर गुरुकुल आप ही का मिशन है। आप ही से प्रेरणा लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कृपया इसका समापन करें। अलका दीदी। आज अलका दीदी बिल्कुल शांत हैं। कल तो बोल रही थी लेकिन हाँ आज नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। तो मैं अंत में ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी से निवेदन करूंगा कि इसका समापन करें आज के इस। जी सभी को नमस्ते। बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई है। मैं तो ट्रेन पकड़ने के लिए रास्ते में हूँ, पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर कमेटी के थ्रू आप मेरा फिर भी जोर है कि हम एक गुरुकुल नहीं, हम 100 गुरुकुल खोलेंगे, पर उनका सेंट्रल एक पहले टीम बन जाए। जैसे यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल आधारित यूनिवर्सिटी है, प्रकृति आधारित यूनिवर्सिटी है, सिलेबस बन जाए और उसको जरूर सहकारिता से खुले। आजकल तो सहकारिता से सब काम हो सकता है। हमारे पास तो रिसोर्सेज के अलावा कोई कमी नहीं है। धन्यवाद सबको, मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं।
और जिन लोगों को का भी सुझाव आया, आप लोग सब लोग अपना अपना नंबर डाल दें यहाँ पे। और जो का ब्रिगेडियर साहब का तो नंबर राजा राम यादव जी का, फिर भी वो भी अपना नंबर डाल दें ताकि सबको एक दूसरे को मिल जाए। जी, धन्यवाद सबको, नमस्कार। जय जय, नमस्कार जी, प्रणाम। अपना जिन लोगों का भी नंबर है वो डाल दें। अभिषेक जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं तो कृपया रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। आगे जो है